उसी समय एक और लड़की ऊपर से नीचे भागी। ये कोई और नहीं बल्कि कल रात की अमीर लड़की थी। वह वीर को देखकर चौंक गई और फिर गुस्से से भड़क उठी। तुम झूठे, तुमने कल रात लगभग मेरे दादाजी को मार ही डाला था और तुम आज हमारे घर आने की हिम्मत करते हो। उसने वीर की ओर इशारा किया और चिल्लाई, आओ आओ, उसे गिरफ्तार करो और पुलिस स्टेशन भेजो। आरुषि, क्या हो रहा है? क्या तुम वीर को जानती हो? लड़की को वीर के प्रति आक्रामक देखकर सोनिया हैरान थी। तुमने कहा कि वह एक झूठा और धोखेबाज है। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? हरगोविंद राय ने बॉडीगार्ड को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। आरुषि, यह व्यक्ति तुम्हारी सोनिया दीदी द्वारा लाया गया है। वह झूठा कैसे हो सकता है? बकवास मत करो। वह एक झूठा है। आरुषि ने चौड़ी आंखों से वीर को देखा। उसने कल रात लगभग तुम्हें मार ही डाला था दादाजी। कई परिवार के सदस्य भी प्रश्नात्मक रूप से देखने लगे। इसमें कोई शक नहीं था कि वे सभी महसूस करते थे कि वीर बहुत छोटा था और एक डॉक्टर की तरह नहीं दिखता था। आरुषि ने पिछली रात की घटनाओं को तेजी से सुनाया, फिर वीर को घूर कर देखा और श्राप दिया, अगर मैंने उसे एक्यूपंक्चर देने से नहीं रोका होता तो दादाजी खतरे में पड़ जाते। उसकी आंखों में तिरस्कार चमक उठा। 10 लाख के लिए वह सच में लापरवाह है। वीर ने शांति से जवाब दिया, मैं कल रात जाने बचा रहा था। उन 8 सुइयों के बिना मिस्टर राय जहरीले खून से मर गए होते। आरुषि का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को श्राप देने की? क्या तुम सबके सामने यह स्वीकार करने की हिम्मत करते हो कि तुम्हारे पास कोई चिकित्सा अनुभव या लाइसेंस नहीं है? वह वीर के प्रति शत्रुता से भरी हुई थी। वह इस सोच से भयभीत थी कि उसने कल रात लगभग उसके दादाजी को कैसे मार डाला था। आरुषि, वीर के पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है और वह डॉक्टर नहीं है। मुझे पिछली रात जो हुआ उसके विवरण के बारे में नहीं पता। सोनिया ने बिना हिचकिचाहट के आगे कदम बढ़ाया, लेकिन मैं गारंटी दे सकती हूं कि उसका चिकित्सा कौशल बिल्कुल प्रथम श्रेणी का है। पीहू की जान 2 बार दांव पर लगी थी और दोनों बार वीर ने उसकी जान बचाई। जहां तक 10 लाख की बात है, वीर को सच में इसकी जरूरत नहीं है। अगर उसे इसकी जरूरत है तो मैं हमेशा उसे 10 करोड़ 1 अरब दे सकती हूं। उसने वीर को अपना बिना शर्त समर्थन दिया। आरुषि ने ताना मारा, इसका मतलब केवल यह है कि तुम्हें धोखा दिया गया है सोनिया दीदी। आरुषि, तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? सोनिया यह मेरे भले के लिए कर रही है। हरगोविंद ने अपनी पोती को घूर कर देखा। इसके अलावा मैं बस मरने की प्रतीक्षा कर रहा एक बूढ़ा घोड़ा हूं। वीर भाई, मुझे माफ करना, यह मेरी पोती आरुषि है। तुम युवा और अविवेकी हो, कृपया मुझे माफ कर दो। हरगोविंद राय मिलनसार बने रहे। आरुषि गुस्से में थी, वीर को एक झूठा मानती थी, लेकिन अपने दादाजी और सोनिया के रवैये को देखकर उसके पास अपना गुस्सा दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मिस्टर राय, और समय बर्बाद मत कीजिए। वीर ने और कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकता हूं। आरुषि ने हंसकर कहा, क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो? मिस्टर राय की हालत इतनी बीमारी नहीं है जितनी कि आपके शरीर में जहर का एक स्रोत है। वीर की आंखें तेज हो गईं। जब तक जहर का स्रोत समाप्त हो जाता है, मिस्टर राय सुरक्षित रहेंगे। हरगोविंद राय चौंक गए। जहर का स्रोत? लेकिन अस्पताल ने कल रात मेरी जांच की और मेरे शरीर में कोई विषाक्त पदार्थ नहीं मिला। वीर ने सीधे जवाब दिया, कोई विषाक्त पदार्थ नहीं मिला क्योंकि मैंने कल रात विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल दिया था और जहर का स्रोत छिपा हुआ था। अगर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है तो यह हल हो जाता है ना? आरुषि ने जोर दिया। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे दादाजी अभी भी जहरीले हैं? वीर ने धैर्यपूर्वक समझाया, विषाक्त पदार्थ कल रात बाहर आ गए, लेकिन जहर का स्रोत बाहर नहीं आया। एक रात के बाद जहर के स्रोत ने फिर से विषाक्त पदार्थ स्रावित किए। क्या बकवास है? दादाजी की हालत ठीक नहीं है और हमने वास्तव में हर जगह डॉक्टरों की तलाश की है, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। आरुषि ने गुस्से में वीर को टोक दिया। तुम्हारे अनुसार मेरे दादाजी का शरीर अपने आप विषाक्त पदार्थ पैदा कर सकता है? उसी समय वह सोनिया को उसकी बकवास के लिए दोषी ठहरा रही थी। बिना मेडिकल योग्यता वाले किसी को दादाजी का इलाज करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसने सच में दादाजी को एक मरे हुए घोड़े की तरह माना।
वीर ने अपना सिर रगड़ा। पुराने राय के शरीर में सच में जहर का एक स्रोत है। सच में? अगर सच में जहर का स्रोत है तो यहां तक कि उपकरण भी इसका पता क्यों नहीं लगा सकते? और हम जहरीले क्यों नहीं हैं? आरुषि ने अपनी भौहें उठाईं। तुम इतने छोटे हो और अपना सबक नहीं सीखते। तुम दूसरों की तरह चालें चलने की कोशिश करते हो। मुझे माफ करना, तुम सोनिया दीदी को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। सोनिया लाचारी से मुस्कुराई। आरुषि, वीर सच में झूठा नहीं है। सोनिया दीदी, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, क्योंकि तुम भी यह मेरे दादाजी के भले के लिए कर रही हो। आरुषि ने सोनिया को टोक दिया, लेकिन एक झूठे के लिए या बार बार एक झूठे के लिए मैं उससे खुश नहीं होऊंगी। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया बाहर निकल जाओ, उसने कठोरता से कहा और वीर को धकेलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बाहर निकलो, झूठे। वीर ने उसका हाथ पकड़ा, जीवन और मृत्यु का पत्थर घुमाया और तुरंत आरुषि की स्थिति को समझ गया। सोनिया दी, मिस राय हमें इतना नीचा देखती हैं। वीर ने आरुषि का हाथ छोड़ा और सोनिया को बाहर खींचा। चलो चलते हैं। बस जाने से पहले मुझे यह कहना है, मिस्टर राय 1 महीने तक नहीं रहेंगे। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 7 दिन हैं। वे 7 दिन वही हैं जो मैंने उन्हें कल रात खरीदे थे, और 7 दिन जीने के लिए उन्हें कच्चा और ठंडा भोजन खाते रहना होगा, वरना वे 3 दिनों में मुसीबत में पड़ जाएंगे। वीर ने उनकी पुरानी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए राय परिवार को विनम्रता से चेतावनी दी। 7 दिन? आरुषि पहले तो चौंक गई, फिर फ्यूरियस हो गई। तुम मेरे दादाजी को मौत का श्राप दे रहे हो, तुम कमीने, तुम बहुत शातिर हो। यहां से दफा हो जाओ, तुम सिर्फ चालें चल रहे हो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम में कोई क्षमता है। वीर की चेतावनी को आरुषि ने अपनी असली पहचान उजागर होने पर अपमान के संकेत के रूप में लिया। उसी समय बाहर एक और कार दहाड़ी और एक व्यावसायिक वाहन रुका। दरवाजा खुला, जिसमें उपकरण और मेडिकल किट ले जा रहे कई युवा चेहरे दिखाई दिए। फिर एक और सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया, एक अमर रूप और ऊंचे आभा मंडल के साथ। वीर ने एक करीब से नजर डाली और थोड़ा हैरान हुआ। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मुंबई में नंबर 1 चीनी चिकित्सा डॉक्टर सूर्यकांत था। दादाजी सूर्यकांत, आप आखिरकार राजधानी से वापस आ गए। आरुषि और उसका परिवार उसका स्वागत करने गए। तुम ठीक समय पर आए, वरना मुझे कुछ धोखेबाजों ने बेवकूफ बना दिया होता। झूठे, मैं तुम्हें बताता हूं, यह दादाजी सूर्यकांत, डॉक्टर सूर्यकांत महान डॉक्टर हैं। वह असली चमत्कारी डॉक्टर हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम दादाजी सूर्यकांत के जूते उठाने के भी लायक नहीं हो, और तुम अभी भी दादाजी का इलाज करने की हिम्मत रखते हो। तुम बाहर क्यों नहीं निकल जाते? उसने अपने बगल में वीर को घूर कर देखा। वीर भाई? सूर्यकांत ने आवाज की दिशा में देखा। पहले तो चौंक गए और फिर बहुत खुश हुए। तुम भी यहां हो? वह सीधे आरुषि और अन्य लोगों के पास से गुजरा, वीर के पास आया, उसका हाथ हिलाया और लगभग खुशी से चिल्लाया, पिछली बार तुमने जो नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना सुई का इस्तेमाल किया था, वह वास्तव में नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना सुई थी। तुम्हें पता नहीं, जब मैं वापस गया और प्राचीन पुस्तकों को देखा और उन्हें मेरे द्वारा ली गई तस्वीरों से मिलाया, तो मैं बहुत उत्साहित था। वह इन दिनों राजधानी में किसी को एक सावधानी पूर्वक तुलना करने के लिए खोजने गया था और अंत में पुष्टि की कि यह नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना सुई थी, जिसे वीर ने लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। सूर्यकांत ने हर कीमत पर वीर को जीतने का फैसला किया। वीर डॉक्टर सूर्यकांत की दृष्टि से बहुत हैरान था, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराया और कहा, मुझे एक विशेषज्ञ के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए खेद है। मुझे आपको शर्मिंदा करने के लिए खेद है, मिस्टर सूर्यकांत। तुम अब इसे स्वीकार करते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग हैं जो नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना सुई का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत एक बच्चे की तरह उत्साहित थे। भगवान की सच में आंखें हैं, वीर भाई। क्या तुम बाद में कुछ संदेहों को हल करने में मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास बहुत सारे एक्यूपंक्चर प्रश्न हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। कृपया मुझे और सलाह दो
और सलाह दो। यह दृश्य देखकर आरुषि एक पल के लिए सन्न रह गई। डॉक्टर सूर्यकांत मुंबई के अग्रणी पारंपरिक चीनी चिकित्सा व्यवसायी थे, जो सबसे प्रभावशाली लोगों का इलाज करने के लिए अक्सर दिल्ली जाते थे। वह जहां भी जाते एक जटिल हस्ती होते। हरगोविंद राय हालांकि एक अरबपति और मुंबई में एक टाइकून थे, फिर भी प्रसिद्धि के मामले में डॉ सूर्यकांत से बहुत पीछे थे। आरुषि डॉ सूर्यकांत को बहुत पसंद करती थी, एक सेलिब्रिटी की तरह। लेकिन अब उसने इस शीर्ष स्तरीय डॉक्टर को एक धोखेबाज का हाथ उत्साह से हिलाते हुए देखा और डॉक्टर सूर्यकांत की आंखें चमक उठीं। इस उत्साही और चापलूसी भरे रवैये ने आरुषि को ऐसा महसूस कराया जैसे वह सपना देख रही हो। हालांकि सोनिया भी डॉ सूर्यकांत के रवैये से हैरान थी, लेकिन आरुषि के चौंके हुए भाव पर उसे अचानक गर्व महसूस हुआ। वह वीर के खिलाफ आरुषि के पहले के आरोपों पर क्रोधित थी, लेकिन उसने केवल हरगोविंद राय का मान रखने के लिए गुस्से में खुद को रोक लिया था। अब डॉक्टर सूर्यकांत, जिसे आरुषि इतना सम्मान देती थी, वीर के प्रति इतना उत्साही था, वह और क्या कह सकती थी। डॉक्टर सूर्यकांत, वह एक धोखेबाज है, उसके द्वारा मूर्ख मत बनो। आरुषि अब और नहीं सह सकी और डॉ सूर्यकांत को याद दिलाया। उसने कल रात लगभग दादाजी को चोट पहुंचाई थी। धोखेबाज? डॉ सूर्यकांत चौंक गए, फिर हंसे। अगर वीर भाई एक धोखेबाज हैं तो मैं एक बेकार व्यक्ति हूं। आरुषि का भाव अचानक अजीब हो गया। डॉक्टर सूर्यकांत, हम बाद में चिकित्सा मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। वीर फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मिस्टर राय की हालत गंभीर है, आपको पहले उनकी जांच करनी चाहिए। आरुषि ने बार बार सिर हिलाया। हां, पहले दादाजी की जांच करो। डॉक्टर सूर्यकांत ने उत्सुकता से वीर पर एक नजर डाली। वीर, क्या तुम इस बीमारी के बारे में अनिश्चित हो? वीर मुस्कुराया। डॉक्टर सूर्यकांत, हम इन चीजों को बाद में समझाएंगे। डॉ सूर्यकांत ने सवाल करना बंद कर दिया, शांत हो गए और हरगोविंद राय को सोफे पर बैठने का इशारा किया। उसने पहले हरगोविंद राय की नब्ज महसूस की, फिर उसे ध्यान से जांचने के लिए एक उपकरण लिया और अंत में कई अस्पतालों के निदानों की समीक्षा की। चीनी और पश्चिमी चिकित्सा का एक संलयन। डॉक्टर सूर्यकांत पहले तो लापरवाह थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी भौहें तन गईं। यह बीमारी इतनी अजीब है। 1 घंटे बाद डॉ सूर्यकांत ने अपना सिर हिलाया। फेफड़े, गुर्दे और लिवर सभी में कुछ हद तक कार्यात्मक विफलता है, लेकिन हम इसका कारण नहीं ढूंढ सकते। खून की जांच सामान्य है, जहर का कोई संकेत नहीं है और यह निश्चित रूप से कोई असाध्य पौराणिक रोग नहीं है। उन्हें ये असहनीय पेट दर्द और ये अनियमित बेहोशी के दौरे क्यों पड़ते हैं? यह इतना अजीब है। उसने 15 मिनट और इलाज करना जारी रखा, फिर खड़ा हो गया और कड़वाहट से मुस्कुराया। आरुषि, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे दादाजी की हालत का इलाज नहीं कर सकता। यह सुनकर कि डॉक्टर सूर्यकांत शक्तिहीन थे, आरुषि और अन्य लोग चौंक गए। दादाजी सूर्यकांत, आप भी इसका इलाज नहीं कर सकते? अभी के लिए कोई रास्ता नहीं, डॉक्टर सूर्यकांत ने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं बीमारी का मूल कारण नहीं ढूंढ सकता और उपकरण कुछ भी पता नहीं लगा सकते, इसलिए मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। मुझे वापस जाकर ध्यान से सोचना होगा और फिर कुछ और लोगों से परामर्श करना होगा। यह सुनकर आरुषि और अन्य लोगों के चेहरे काले पड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डॉ सूर्यकांत भी बूढ़े आदमी को नहीं बचा सकते। वीर भाई, क्या तुमने कभी उसका इलाज किया है? डॉ सूर्यकांत ने वीर की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? इससे पहले कि वीर जवाब दे पाता, आरुषि ने हंसकर कहा। उसने कहा कि मेरे दादाजी को जहर दिया गया था और उनके शरीर में जहर का एक स्रोत था। उसने यह भी कहा कि जब खून की जांच की गई तो जहर संयोग से उसके द्वारा बाहर निकाल दिया गया था और जहर का स्रोत छिपा हुआ था, इसलिए इसका पता नहीं लगाया जा सका। थोड़ी देर बाद जहर का स्रोत फिर से विषाक्त पदार्थ स्रावित करेगा और फिर मेरे दादाजी बर्बाद हो जाएंगे। मेरे दादाजी अपने आप जहर पैदा कर सकते हैं, क्या यह बकवास नहीं है? उसने तिरस्कार से वीर पर एक नजर डाली। उसने कहा कि वह इसका इलाज कर सकता है, लेकिन यहां तक कि दादाजी सूर्यकांत भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो वह क्या इलाज कर सकता है? डॉ सूर्यकांत की आंखें चमक उठीं। वीर भाई,
क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है? वीर ने कंकाल जैसे हरगोविंद राय पर एक नजर डाली, यह जानते हुए कि वह हर दिन बहुत ज्यादा यातना सहता था और अपने दिल में थोड़ी दया महसूस की। मैं इसका इलाज कर सकता हूं, लेकिन मिस राय को विश्वास नहीं है। आरुषि ने हंसकर कहा, बेशक, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। तुम्हारे रिश्तेदारों ने सबने कहा कि तुमने कभी दवा का अध्ययन नहीं किया है। वीर ने बिना किसी टिप्पणी के उद्दंड लड़की को घूर कर देखा। तुम्हारा लिवर बहुत ज्यादा गर्म है, अंतःस्रावी विकार, अनियमित मासिक धर्म, और जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम्हारे सिर के पिछले हिस्से में अक्सर दर्द होता है। इसके अलावा तुम्हारा बायां पैर पिछले साल कट गया था और बर्फीले पानी में भीग गया था, जिससे गंभीर सीक्वेलें रह गए। न केवल यह अब अक्सर कमजोर होता है, बल्कि रात के मध्य में इसमें ऐंठन भी होती है। वीर ने एक ही सांस में आरुष्य के लक्षणों को सूचीबद्ध किया। हर ऐंठन मांस को चाकू से काटने जितनी दर्दनाक होती है ना? आरुष्य की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने यह सुना। अविश्वास से वीर को घूर रही थी। तुम्हें कैसे पता चला? हरगोविंद राय और अन्य लोग भी सन्न रह गए। आरुषि, तुम्हारा पैर घायल हो गया है और इसमें अभी भी ऐंठन होती है। आरुषि की पलकें फड़क उठीं और उसने मुश्किल से सिर हिलाया। पिछले साल जब वह उत्तर में स्केटिंग कर रही थी तो उसने गलती से अपना बायां पैर काट लिया और एक बर्फ के छेद में गिर गई। हालांकि वह ठीक थी, लेकिन उसके बाएं पैर में सीक्वेलें ही रह गए थे। स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी वीर ने कहा था। आरुषि को रात के मध्य में ऐंठन होती थी और उसने कई डॉक्टरों को देखा, लेकिन उनमें से किसी का कोई असर नहीं हुआ। वह एक बहुत मजबूत लड़की थी, इसलिए उसने अपने परिवार को अपने बाएं पैर की चोट के बारे में नहीं बताया। तो वीर ने इसे सार्वजनिक रूप से इंगित किया, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या यह झूठा सच में इतना शक्तिशाली हो सकता था? सूर्यकांत की आंखें अनुमोदन से चमक उठीं। वीर भाई मुझसे ज्यादा निपुण है। पुराने राय, आरुषि, मेरा सुझाव है कि तुम एक बार वीर पर भरोसा करो। सोनिया ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, वीर सच में काबिल है। वीर भाई, आरुषि अज्ञानी थी, मैं माफी मांगता हूं। हरगोविंद राय ने वीर को गहराई से झुकाया। बस मुझे ठीक कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चाहे तुम जियो या मरो। अगर तुम मुझे ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति दूंगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इससे बुरा नहीं हो सकता। वह पीड़ा में जी रहा था। उसके पेट में लगातार ऐंठन हो रही थी, जिससे सोना असंभव हो गया था। हालांकि उसे वीर की युवावस्था पर शक था, लेकिन वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने इलाज का दावा करने की हिम्मत की। मिस्टर राय, आप बहुत दयालु हैं। वीर जाने ही वाला था, लेकिन हरगोविंद राय के आधे मानव आधे भूत रूप को देखकर उसे दया आई। आखिरकार बूढ़े आदमी का रवैया अच्छा था। आरुषि ने सहजता से चिल्लाया, दादाजी। वीर ने ठंडी नजरों से आरुषि को देखा। मिस राय, तुम्हें मेरे चिकित्सा कौशल पर विश्वास नहीं है तो चलो आज एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं आज तुम्हारे दादाजी का इलाज नहीं कर सका तो मैं फिर कभी दवा का अभ्यास नहीं करूंगा और राय परिवार के बगीचे से अपने घुटनों पर चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे दादाजी का इलाज कर देता हूं तो मुझे राय परिवार की आधी संपत्ति नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि तुम 1 साल के लिए मेरी नौकरानी बनो। तुम क्या सोचती हो मिस राय? क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करती हो? वीर ने महिला को उकसाया। यह शर्त तुम्हारे लिए एक निश्चित जीत है। अगर तुम जीतती हो तो तुम मुझे मूर्ख बनते देख सकती हो। अगर तुम हारती हो तो तुम्हें बस 1 साल के लिए मेरे कपड़े धोने और खाना पकाने होंगे, लेकिन तुम्हारे दादाजी बच जाएंगे। उसने आरुषि के घमंड को कम करने और इस अज्ञानी महिला को एक कीमत चुकाने का फैसला किया। आरुषि पहले तो चौंक गई, फिर दांत पीसे और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाऊंगी। दादाजी सूर्यकांत और सोनिया दीदी नोटरी होंगे। अगर मैं हारती हूं तो मैं तुम्हारी नौकरानी बनूंगी। शर्त लगाने के बाद वीर ने और समय बर्बाद नहीं किया और आरुषि को अपने आदेश दिए, जाओ 10 झिंगुर, 10 भृंग, 10 टिड्डे, 10 व्याध पतंग और 10 ततैया ले आओ। आरुषि की त्वचा सिहर उठी। तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है? वीर ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। बस करो, क्या तुम अभी भी अपने दादाजी को चाहती हो? इसके अलावा जब तुम उन्हें ले आओगी तो उन्हें मेरे लिए एक डिश में भून देना। कोई मिर्च नहीं, लेकिन उन पर थोड़ा नमक छिड़क देना।
फिर उसे सील कर देना और फ्रीज कर देना, उसने चेतावनी दी। याद रखना, तुम्हें सुगंध को सील करना होगा। तुम ठरकी हो। आरुषि को उस पर लगभग उल्टी आ गई। उसने वीर को घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कठिन काम पूरा करने चली गई। 1 घंटे बाद आरुषि वीर के सामने आई, एक मास्क पहने हुए, भुने हुए ततैयों और अन्य जीवों की एक बड़ी प्लेट पकड़े हुए। वे सुनहरे और कुरकुरे थे। भले ही उन्हें फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन सुगंध अभी भी अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। अगर उसे पता नहीं होता कि वे कीड़े हैं तो उसने एक कोशिश की होती। आरुषि की सांस अटक गई। तुम ठरकी, यहां वह है जो तुम चाहते थे। तुम क्या करने जा रहे हो? वह इस डिश पर पहले ही 3 या 4 बार उल्टी कर चुकी थी। अगर वीर बस उसके साथ खेल रहा था तो वह उसे काटकर भून देती। बात मत करो। वीर ने आरुषि और अन्य लोगों को चुप रहने का इशारा किया और अपने बॉडीगार्ड्स को अपने चारों ओर पहरा देने के लिए कहा, ताकि कोई भी शोर उसे परेशान न करे। फिर उसने 2 चांदी की सुइयां निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, पुराने राय, अपना मुंह खोलो। वह उसे कीड़े खिला रहा था। हरगोविंद राय का सिर डिश को देखकर सिहर उठा, लेकिन उसने फिर भी आज्ञा मानी और अपना मुंह चौड़ा खोला। सोनिया और डॉ सूर्यकांत ने रुचि के साथ देखा। हालांकि उन्हें कोई पता नहीं था कि वीर क्या कर रहा था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वह उन्हें निराश नहीं करेगा। सर, हरगोविंद राय ने मुश्किल से अपना मुंह चौड़ा खोला था कि वीर की 2 सुइयों ने उसके चेहरे के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को छेद दिया, जिससे उसका मुंह चौड़ा खुला रहा। आरुषि चौंक गई। कमीने, तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। वीर ने आरुषि को कठोरता से डांटा। फिर भुने हुए कीड़ों की डिश को एक पारदर्शी जार में डाला। अगले ही पल उसने जार को हरगोविंद राय के मुंह में भर दिया। आरुषि गुस्से में थी और चीखने ही वाली थी, लेकिन वीर ने उसे घूर कर देखा और उसे रोक लिया। पूरे स्थान पर सन्नाटा था, इतना शांत कि आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। सोनिया और डॉ सूर्यकांत ने हरगोविंद राय और कांच के जार को घूर कर देखा। 5 मिनट जल्दी बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिससे आरुषि का सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया। वह वीर को झूठा होने के लिए डांटने ही वाली थी, लेकिन देखा कि डॉक्टर सूर्यकांत की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ बाहर रेंग रहा है। आह, मुंह से कुछ बाहर रेंग रहा है। सोनिया और अन्य लोगों की पलकें फड़क उठीं और उन्होंने देखने के लिए अपने कोण बदले। अगले ही पल वे सब हाँफ गए। उन्होंने देखा कि लगभग 1 इंच लंबा एक पीला जीवित प्राणी धीरे धीरे हरगोविंद राय के मुंह से बाहर निकल रहा है। सोनिया और अन्य लोग कराह उठे। आरुषि ने तो मुड़कर उल्टी भी कर दी। वह अपनी आंखों के सामने के विचित्र और भयानक दृश्य पर विश्वास नहीं कर सकती थी। वीर ने अपना हाथ हिलाकर सबको कोई भी शोर करने से रोका। शांत। आरुषि और अन्य लोगों ने जल्दी से अपने मुंह ढक लिए। सफेद प्राणी धीरे धीरे चला और अविश्वसनीय रूप से छोटा था, जैसे वह अभी अभी पैदा हुआ हो। यह मुंह के किनारे पर टिका रहा, जाहिरा तौर पर गर्मी छोड़ने को अनिच्छुक, लेकिन अंततः भुने हुए कीड़ों के आकर्षण के आगे झुक गया। अंत में एक फड़फड़ाहट के साथ यह कांच के जार में फिसल गया और सुगंधित कीड़ों को काटने लगा। सोनिया और अन्य लोग भयभीत थे। 1 मिनट बाद यह देखकर कि मुंह से और कुछ नहीं रेंग रहा है, वीर ने जार का ढक्कन कसकर बंद कर दिया। हे भगवान, यह एक कणखजूरा है। यह एक कणखजूरा है। पुराने राय के पेट में एक कणखजूरा है। यह वहां कैसे पहुंचा? कोई आश्चर्य नहीं कि वह गर्म पानी नहीं पी सकता और केवल ठंडा भोजन खा सकता है। तो हमें कणखजूरे के आहार का ख्याल रखना होगा। वहां मौजूद 1 दर्जन या उससे ज्यादा लोगों ने फुसफुसाया। अविश्वास में जार में मौजूद प्राणी को घूर रहे थे। सर! वीर ने उल्टे हाथ से 2 चांदी की सुइयां निकाली और किसी से हरगोविंद राय का मुंह सफेद शराब से कुल्ला करने के लिए कहा। हरगोविंद राय दरवाजे से बाहर भागे और बिना रुके उल्टी करने लगे। जब उसे आरुषि का सहारा मिला और वह वापस चला, तो वीर ने कांच के जार को थपथपाया। यह जहर का स्रोत है। आरुषि का सुंदर चेहरा बेहद शर्मिंदा था। सोनिया ने एक मीठी मुस्कान के साथ पूछा, राय अंकल, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वीर ने हरगोविंद राय को 1 गिलास गर्म पानी दिया। खांसी। हरगोविंद राय की पलकें फड़क उठीं
और उसने कांपते हाथों से गिलास लिया। अतीत में हर बार जब वह कुछ गर्म खाता तो उसका पेट मंथन करता और नरक की तरह दर्द करता। इसलिए अब कप पकड़े हुए बूढ़ा आदमी थोड़ा सहज रूप से डर गया था, लेकिन उसने अंत में दांत पीसे और उसे गटक लिया। थोड़ी देर बाद कप खाली हो गया और उसका पेट गर्म महसूस हुआ, लेकिन पहले की तरह कोई ऐंठन नहीं थी। मंथन और उबलते पानी की पीड़ा पूरी तरह से चली गई थी। वह उत्साहित था। ठीक है, यह सच में अब दर्द नहीं करता। आरुषि और अन्य लोग भी महसूस कर सकते थे कि हरगोविंद राय की आत्मा में बहुत सुधार हुआ है। वीर भाई, आखिर क्या हो रहा है? डॉ सूर्यकांत की आंखें एक उग्र गर्मी के साथ चमक उठीं। पुराने राय के पेट में एक कण खजूरा कैसे हो सकता था? वीर मुस्कुराया। अगर मेरा अनुमान सही है तो पुराने राय को ठंडा भोजन खाना पसंद है। यह सही है। मैं मूल स्वाद और स्वाद का पीछा करता हूं, इसलिए मुझे विशेष रूप से ठंडा भोजन खाना पसंद है। हरगोविंद राय ने ईमानदारी से सिर हिलाया। सलाद, कच्चा मांस, कच्ची मछली, मैं यह सब खाता हूं। वीर मुस्कुराया और सिर हिलाया। जब पुराने राय ये चीजें खा रहे थे तो उन्होंने गलती से कनखजूरे के अंडे निगल लिए। आमतौर पर गैस्ट्रिक जूस इन चीजों को पचाने के लिए काफी होता है, लेकिन पुराने राय अक्सर कच्चा और ठंडा भोजन खाते हैं, जो कनखजूरे के अंडों के लिए एक जीवित वातावरण प्रदान करता है। उसने कनखजूरे की ओर इशारा किया और समझाया। तो यह कनखजूरा अंततः निकला और पुराने राय द्वारा लगातार खाए जाने वाले कच्चे और ठंडे भोजन के कारण बड़ा हुआ। डॉ सूर्यकांत कांप उठे। उनकी आंखें चमक उठीं। कनखजूरे मांसाहारी होते हैं और नम और अंधेरी जगहों को पसंद करते हैं। तो जब पुराने राय गर्म भोजन या उबला हुआ पानी खाते हैं तो कनखजूरा उनके पेट में हंगामा करता है। और कनखजूरे आकार की परवाह किए बिना हर 2 हफ्ते में विषहरण करते हैं। एक बार जब विषाक्त पदार्थ विषहरण हो जाते हैं तो वे पुराने राय के पेट में प्रवेश करते हैं और प्रसारित होते हैं। क्योंकि शुरुआती विषाक्त पदार्थ ज्यादा नहीं थे, पुराने राय ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके आंतरिक अंग बस धीरे धीरे विफल होने लगे। वह पूरी तरह से कारण समझ गए और कल रात विषाक्त पदार्थ मानव शरीर की सीमा तक जमा हो गए। इसलिए पुराने राय का नाजुक शरीर इसे संभाल नहीं सका और वह कोमा में चला गया। डॉक्टर सूर्यकांत ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। वीर ने सिर हिलाया। कल रात मैं डॉक्टर राय से मिला और देखा कि उन्हें झड़ दिया गया है। मैंने उन्हें विषाक्त पदार्थ को घोलने और उसे बाहर निकालने में मदद करने के लिए एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया। लेकिन जब मैं 9वीं सुई लगाने वाला था तो आरुषि ने हस्तक्षेप किया। इसलिए अंत में मैंने केवल विषाक्त पदार्थ को हटाया, लेकिन जहर के स्रोत को शरीर से बाहर निकालने में असफल रहा। आरुषि का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह तुम्हारे रिश्तेदार थे जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास कोई चिकित्सा कौशल नहीं है? डॉ सूर्यकांत ने उत्सुकता से पूछा। तो फिर वीर भाई ने आज उसे बाहर निकालने के लिए अपनी जादुई सुइयों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वीर ने मुस्कुराते हुए समझाया। हमने कल रात पहले ही सांप को सतर्क कर दिया था। अगर हम इसे मजबूर करने के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग करते हैं तो यह शायद शुरू होते ही सतर्क हो जाएगा, फिर यह छिप जाएगा या हर जगह काटेगा, और अगर हम सावधान नहीं रहे तो यह डॉक्टर राय को चोट पहुंचा सकता है। तो आज मैं धमकियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि उसे भोजन से लुभाऊंगा। वीर ने कांच के जार की ओर इशारा किया। देखो, यह खुद ही बाहर रेंगाया। डॉ सूर्यकांत ने कहा। वीर भाई, आपके कौशल बस अद्भुत हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आरुषि ने हिचकिचाते हुए पूछा। तो क्या मेरे दादाजी ठीक हैं? जहर मिल गया है, लेकिन मिस्टर राय बहुत घायल हैं और उन्हें 1 महीने तक दवा लेने की जरूरत है। वीर ने हरगोविंद राय को देखा और मुस्कुराया। मैं बाद में आपके लिए एक नुस्खा लिख दूंगा, बस नुस्खे के अनुसार दवा ले लेना। हरगोविंद राय ने जल्दी से सलामी दी। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद वीर भाई। अगर आपकी कोई शर्त है तो बस पूछिए। वीर ने आरुषि को थप्पड़ मारा। मुझे उस्ताद बुलाओ। वीर ने एक नुस्खा लिखा और खन्ना परिवार से उसके अनुसार दवा तैयार करने के लिए कहा। बाद में वह खुद दवा उबालने के लिए रसोई में रुका।
वीर ने पाया कि जीवन मृत्यु मणि की सफेद रोशनी आखिरकार 3 टुकड़ों में बदल गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या 3 टुकड़े सीधे लोगों को बचा सकते हैं? जैसे ही वीर खुद से बड़बड़ा रहा था, डॉक्टर, सूर्यकांत बहुत शर्मिंदा दिखते हुए पास आए। वीर ने देखा और मुस्कुराया। सूर्यकांत जी, क्या हुआ? क्या पुराने राय के साथ कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, वह ठीक है। मैंने उनके शरीर की जांच की और उनकी नब्ज और दिल की धड़कन सामान्य है। डॉ सूर्यकांत ने दयालुता से मुस्कुराया। वह गर्म दलियां खाने के बाद सो गए। वह जोर से खर्राटे ले रहे थे और अगर मैं उन्हें बुलाता तो भी नहीं उठते। यह पहली बार है जब वह आधे महीने में इतनी चैन से सोए हैं। वीर ने हल्के से सिर हिलाया। यह अच्छा है कि वह सो सकते हैं। जब तक वह मेरी दवा की कुछ और खुराक लेंगे, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वीर भाई, आपके हाथ में चमत्कार है। डॉ सूर्यकांत ने वीर की प्रशंसा की। इस उम्र में यह स्तर अभूतपूर्व है। वीर यह सुनकर हंसा। सूर्यकांत जी, बस कह दीजिए। डॉक्टर सूर्यकांत चौंक गए और शर्मिंदगी से मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि चापलूसी भी एक कौशल है, वरना इसे किसी भी समय पकड़ लिया जाएगा। वीर भाई, बात ऐसी है, मेरी एक अनुचित प्रार्थना है। डॉ सूर्यकांत एक बच्चे की तरह थे जो एक अनुचित अनुरोध कर रहा था। क्या आप मुझे अपनी नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना एक्यूपंक्चर विधि सिखा सकते हैं? नहीं नहीं, मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। कोई भी कीमत ठीक है। उसने अपना सिर पूरी तरह से झुका लिया। आप एक कीमत बताइए। वीर थोड़ा चौंक गया। यह बूढ़ा आदमी नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना एक्यूपंक्चर सीखना चाहता था। हालांकि नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना में केवल 9 सुइयां हैं, लेकिन प्रत्येक सुई में 9 विविधताएं हैं जिन्हें 81 एक्यूपंक्चर विधियों में जोड़ा जा सकता है। एक सिखाना वीर के लिए महत्वहीन है, लेकिन वह हैरान था कि इस एक्यूपंक्चर विधि को पैसे के लिए बेचा जा सकता है। चुप्पी में डॉ सूर्यकांत ने घबराकर वीर की ओर देखा। यह प्राचीन एक्यूपंक्चर विधि एक अनमोल खजाना है। कौन इसे आसानी से देने को तैयार होगा? लेकिन अगर वह इसे सीख सकता है तो न केवल उसके चिकित्सा कौशल में बहुत सुधार होगा, बल्कि सूर्यकांत परिवार के पास एक महत्वपूर्ण विरासत भी होगी और यहां तक कि दिल्ली के वैद्य जी को भी पार कर जाएगा। तो हालांकि उसे लगता है कि संभावना बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी वह वीर से पूछना चाहता है। अगर यह काम नहीं करता है तो भूल जाइए, मैंने धृष्टता की है। डॉक्टर सूर्यकांत का चेहरा लाल हो गया और उसने अवर्णनीय रूप से माफी मांगी। वीर भाई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पैसे क्या हैं? सूर्यकांत जी, आप विनम्र हो रहे हैं। वीर हंसा। मैं तुम्हें मुफ्त में सिखाऊंगा। मुफ्त में? इस बार डॉक्टर सूर्यकांत चौंक गए। मुझे मुफ्त में सिखाओगे? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना सुई थी जो मृतकों को वापस जीवन में ला सकती थी। अगर वह इसे बेचता या एक स्कूल खोलता तो 3 या 500 मिलियन निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होती। अगर वीर व्यापार करने को तैयार होता तो वह जीवनदान क्लिनिक को वीर के साथ बदल सकता था, लेकिन वीर ने लापरवाही से ऐसी अनमोल सुई तकनीक मुफ्त में दे दी। डॉ सूर्यकांत थोड़ा भ्रमित थे। बेशक यह मुफ्त है। चिकित्सा कौशल जीवन बचाने के लिए है, उन्हें छिपाना व्यर्थ है। वीर ने उदारता से कहा, आओ, जब तक मुझमें कुछ ताकत है मैं तुम्हें तुम्हारा पहला शॉट सिखाऊंगा। डॉ सूर्यकांत कांप उठे। क्या तुम सच में मुझे सिखाने को तैयार हो? वीर ने सिर हिलाया। एक और व्यक्ति जो यह जानता है वह दसियों या सैकड़ों रोगियों को बचा सकता है, जिसे एक अच्छा काम भी माना जाता है। डॉ सूर्यकांत घुटनों के बल गिर पड़े। गुरुदेव, कृपया इस शिष्य सूर्यकांत का प्रणाम स्वीकार करें। आरुषि दवा लेकर लौट रही थी, इस दृश्य से चौंक गई। तुम्हें जरूर दादाजी सूर्यकांत ने श्राप दिया होगा। जैसे ही डॉक्टर सूर्यकांत खुशी खुशी वीर के हस्तलिखित निर्देशों को अभ्यास करने के लिए वापस ले गए, आरुषि ने वीर उस धोखेबाज को निराशा से देखा, वरना वह ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों करेगा? वह एक प्रसिद्ध देश के जाने माने वैद्य हैं और वह तुम्हें एक धोखेबाज गुरु कहते हैं। आरुषि ने सोचा कि वीर के पास कुछ कौशल हैं, लेकिन वह इतना छोटा था और चाहे वह कितना भी कुशल क्यों ना हो, वह संभवतः डॉक्टर
सूर्यकांत की गहराई के अधिकारी नहीं हो सकता था। वह इस धोखेबाज के प्रति अपने आदर्श की प्रशंसा को भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। मेरे जैसे धोखेबाज के बिना तुम्हारे दादाजी कल रात मर गए होते। वीर ने आरुषि द्वारा खरीदी गई जड़ी बूटियां उलीं और उन्हें संसाधित करना शुरू कर दिया। तुम भी एक अनाथ होती। तुम। आरुषि गुस्से में थी, फिर जिद्दीपन से कहा, तुम बस एक अंधे के हाथ बटेर लगना हो। चाहे कुछ भी हो, तुम हार गईं। मैं अगले 1 साल के लिए तुम्हारा उस्ताद हूं। वीर ने बेबाकी से हमला किया। बेहतर होगा कि तुम मेरा सम्मान करो, वरना तुम भुगतोगी। उस्ताद शब्द पर आरुषि का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह आगे बढ़ी। दादाजी के 10 करोड़ के अलावा मैं तुम्हें हमारी शर्त खत्म करने के लिए और 5 करोड़ दूंगी। आरुषि का सुंदर चेहरा ठंडे स्वर में प्रलोभन दे रहा था। कैसा रहेगा? वीर ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे जड़ी बूटियों को उबालना शुरू कर दिया। बहुत कम। वीर की चुप्पी देखकर आरुषि ने सोचा कि वह लालची है, इसलिए उसने तिरस्कार से ताना मारा। ठीक है, 10 करोड़ कैसा रहेगा? ज्यादा नहीं। वीर ने मुड़ा भी नहीं। 10 करोड़ मेरे लिए कमाना आसान है, लेकिन मिस आरुषि को नौकरानी बनाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। आरुषि चिल्लाई, 20 करोड़? उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी था जिसे पैसे से हल नहीं किया जा सकता था। तुम्हारे दादाजी अभी अभी एक बीमारी से उबरे हैं और उन्हें 1 महीने के स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है। वीर ने आलस्य से कहा, इस महीने के लिए तुम अपने दादाजी की अच्छी तरह से सेवा करोगी। अगले महीने मैं तुमसे अपना वादा पूरा करने के लिए कहूंगा। याद रखना, जब भी मैं बुलाऊंगा मैं वहां होऊंगा। वीर, इतने घमंडी मत बनो। आरुषि ने अपने कूल्हों पर हाथ रखे। क्या तुम मेरी नौकरानी बनने को संभाल सकते हो? पट। वीर ने फिर से उसकी टांग पर थप्पड़ मारा। तुम्हारा रवैया क्या है? धत। आरुषि ने वीर के पूर्वजों को श्राप दिया। आज न केवल वीर को चेहरे पर बल्कि जांघ पर भी थप्पड़ मारा गया। उसने 20 साल की मासूमियत छीन ली थी। अपना वादा पूरा करो, वीर ने हिचकिचाते हुए उसे याद दिलाया। वरना अगर तुम्हारे दादाजी की बीमारी फिर से हो जाती है तो तुम मदद के लिए मेरे पास क्यों आओगी? आरुषि का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। हालांकि वीर घृणित था, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह अभी भी बहुत मूल्यवान था। कम से कम वह उससे तब तक नहीं झगड़ सकती थी जब तक कि उसे उसकी जगह लेने के लिए कोई और डॉक्टर नहीं मिल जाता। तुम्हें बिजली का झटका लगेगा। वीर को मुड़ते देख आरुषि की आंखें घूमी और उसने वीर को पीठ के निचले हिस्से में लात मारी। पट। वीर ने हमले से बचा और फिर आरुषि को खींचकर मेज पर दबा दिया। हा! जब आरुषि चीखने वाली थी तो एक हथेली की हवा पहले ही उसके शरीर पर लग चुकी थी। आ! पीछे से थप्पड़ ने आरुषि को सदमे में चीखने पर मजबूर कर दिया। वह इतनी डर गई थी कि वह विरोध करना भूल गई और अविश्वास में ज्यादा थी। यह कमीना बहुत हिंसक और असभ्य था। क्या वह जानता है कि महिलाओं के प्रति कोमल और विचारशील होने का क्या मतलब है? क्या वह जानता है कि विचारशील और कोमल होने का क्या मतलब है? आरुषि चिल्लाई, कमीने, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पट पट पट। वीर ने उसे एक ही सांस में 18 बार थप्पड़ मारे और फिर शर्मिंदा और गुस्से में आरुषि को छोड़ दिया। याद रखना, यह उस्ताद का अपमान करने की सजा है। आरुषि ने अपने बाएं हाथ से अपनी पीठ ढंकी, अपने दाहिने हाथ से वीर की ओर इशारा किया और चिल्लाई, कमीने। हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर निराशा और गुस्से का भाव था, लेकिन उसके दिल में एक अवर्णनीय अनजानापन था, जैसे वह वीर से नफरत नहीं कर सकती। क्यों चिल्ला रही हो? वीर ने घूर कर देखा। क्या तुम फिर से लड़ना चाहती हो? आरुषि जल्दी से पीछे हटी। कमीने, कमीने। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। बस इंतजार करो और देखो कि मैं तुमसे कैसे निपटती हूं। वीर लड़खड़ाते हुए मुस्कुराया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे मुझसे निपटने का इंतजार करूंगा। मुझे अच्छा लगता है जब खूबसूरत महिलाएं मुझसे निपटती हैं। आरुषि ने अपनी भौहें उठाईं, फिर से भड़कने के लिए तैयार, लेकिन उसने वीर की चमकती हुई नजर को उस पर टिका हुआ देखा। उसे दोषी महसूस हुआ और उसकी आंखें सहज रूप से हट गईं, लेकिन फिर वे फिर से चौड़ी हो गईं। मैं आरुषि हूं, खन्ना परिवार की बेटी, धनलक्ष्मी ग्रुप की भावी उत्तराधिकारी। मैं पलटवार करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? मैं पलटवार करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? मैं तुम्हें काट कर मार दूंगी। आरुषि,
अपमानित और गुस्से से अपने हथियार पकड़ लिए। जल्द ही उसके हाथों में 2 रसोई के चाकू थे। ब्लेड चमके और चमके। क्रोध उमड़ पड़ा। आरुषि जोश से भरी हुई थी। कांपो, नश्वर, वीर ने हल्के से कहा। तुम अब इतनी गुस्से में हो? क्या तुम्हारे सिर के पिछले हिस्से में अभी भी दर्द होता है? आरुषि चौंक गई। रसोई का चाकू फेंक दिया, अपना सिर छुआ और यह पाकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसके सिर के पिछले हिस्से में जो गुस्सा होने पर दर्द करता था, अब केवल एक हल्का दर्द था। वह बहुत खुश थी। आप जानते हैं, यह सिर दर्द उसे जब हमला करता था तो उसे दयनीय महसूस कराता था। मैंने अभी अभी उन कुछ हिट्स से तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, बल्कि तुम्हारे मस्तिष्क में मेरिडियन को साफ करने और नसों को राहत देने में तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि जब तुम गुस्सा हो तो तुम्हें सिरदर्द ना हो। वीर ने उसे देखा और कहा, अगले 2 दिनों में और ज्यादा आयुर्वेदिक काढ़ा पियो, ताकि तुम्हारा लिवर का गुस्सा दब जाए और तुम्हारा मासिक धर्म सामान्य हो जाएगा। जहां तक तुम्हारी पैर की चोट की बात है, यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। बोलने के बाद वीर, जिसने दवा उबालने के लिए स्टोव चालू कर दिया था, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर रसोई से बाहर चला गया। उसने कुछ कदम नहीं उठाए थे जब उसने आरुषि की शर्मीली और डरी हुई आवाज सुनी, क्या तुम मुझे कुछ और बार मार सकते हो? वीर एक खनखनाहट के साथ जमीन पर गिर गया। हालांकि वीर केवल आरुषि को 1 साल के लिए अपनी नौकरानी बनाना चाहता था, हरगोविंद राय ने फिर भी वीर को इनाम के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिए। धनलक्ष्मी ग्रुप की वर्तमान सफलता में हरगोविंद राय का कम से कम 80% योगदान था। उनकी विशेषज्ञता ने न केवल नकली वस्तुओं के प्रवाह को रोका, बल्कि समूह की प्रतिष्ठा में भी सुधार किया। उनका जीवन और मृत्यु धनलक्ष्मी ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण था। वीर ने उन्हें बचाया, जो धनलक्ष्मी ग्रुप को बचाने के बराबर था। इसलिए हरगोविंद राय को चाहे कुछ भी हो जाए, वीर को इनाम देना ही था। वीर मना नहीं कर सका और उसे चेक स्वीकार करना पड़ा। फिर डॉक्टर सूर्यकांत ने भी 5 करोड़ दिए, यह कहते हुए कि यह गुरु दक्षिणा है। अगर वीर इसे स्वीकार नहीं करता तो वह घुटने टेक देता और उठता नहीं। वीर केवल मुस्कान और आंसुओं के साथ पैसे स्वीकार कर सका और फिर सोनिया के साथ राय के बगीचे से बाहर निकल गया। वीर ने सोनिया से उसे समुद्र बैंक ले जाने के लिए कहा। वह उस ऊंचे ब्याज वाले आरण को चुकाने के लिए चेक को भुनाना चाहता था जो उस पर बकाया था। आगे बढ़ते हुए वीर ने ड्राइवर की सीट पर बैठी महिला को कृतज्ञता से देखा। सोनिया दी, आज धन्यवाद। आधे दिन में मैंने 15 करोड़ कमाए। अगर मैंने खुद को 2 बार थप्पड़ नहीं मारे होते तो मुझे लगता कि मैं सपना देख रहा था। मैं तुम्हें आज के परिचय शुल्क के रूप में परामर्श शुल्क का आधा दूंगा। वीर ने 5 करोड़ का एक चेक निकाला। तुम मेरी बहन के मुंह पर तमाचा मार रहे हो। सोनिया ने सीधे वीर के हाथ को दूर थप्पड़ मारा। तुम्हारी महान मदद के लिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। राय अंकल जिंदा हैं और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह 5 करोड़ नहीं ले सकती। इसके अलावा मुझ पर तुम्हारा एक और एहसान है। महिला चमकीली मुस्कान के साथ मुस्कुराई, एक मजाकिया अंदाज के साथ। तुम कोई भी शर्त रख सकते हो, जिसमें खुद से वादा करना भी शामिल है। छोड़ो, चलो इतने औपचारिक ना हो। चलो चेक या एहसानों के बारे में बात नहीं करते। वीर ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर जल रहा है और जल्दी से विषय बदल दिया। वैसे भी अगर भविष्य में तुम्हारे पास कुछ भी हो तो बस मुझे बता देना और मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। सोनिया की उंगलियां वीर की ठोड़ी पर फिसलीं। यह एक अच्छा भाई है। वैसे सोनिया दी, मैं एक नौकरी खोजने जा रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसके लिए उपयुक्त हूं? वीर ने जल्दी से विषय बदल दिया। मुझे कुछ सलाह दो। काम? सोनिया का सुंदर चेहरा थोड़ा हैरान था। तुम्हारी कुल संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा है। तुम हर दिन युवा मॉडलों को देखने के लिए क्लब जा सकते हो। तुम अभी भी समुद्र में काम करने क्यों जाते हो? और तुम्हारे चिकित्सा कौशल के साथ अगर तुम साल में कुछ लोगों का इलाज करते हो तो यह दूसरों के कई जन्मों तक काम करने के बराबर है। क्या तुम्हारे लिए नौकरी खोजना समय की बर्बादी नहीं है? वीर ने खांसा। मैं मुख्य रूप से खुद को और ज्यादा पूरा करने के लिए कुछ करने के लिए खोजना चाहता हूं। यह तुम्हारे पति हैं जिन्होंने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा है ना?
वह उम्मीद करता है कि तुम एक नौकरी ढूंढ सकते हो ताकि तुम एक बोझ न बनो, है ना? सोनिया ने प्रतिक्रिया दी और शिकायत की, तुम सच में एक जोरू का गुलाम हो। वीर ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। लाल बत्ती का इंतजार करते समय सोनिया वीर की गर्दन पर चढ़ गई। उसकी सांस ऑर्किड की तरह मीठी थी और वीर के कान में मुस्कुराई। तुम मेरे व्यक्तिगत डॉक्टर बनने के लिए आओ और तुम अपनी तनख्वाह का नाम बता सकते हो, कैसा रहेगा? वीर ने फिर से अपना माथा पकड़ा। यह मुख्य रूप से मेरी मां को समझाने के लिए है। आखिरकार मैंने सिर्फ 1 साल के लिए स्नातक किया है और मेरे पास एक उचित नौकरी नहीं है। वह चिंतित हैं। सोनिया ने अब और वीर के लंगड़े बहानों को उजागर नहीं किया। नौकरी पाना आसान है। एपेक्स ग्रुप में दर्जनों कंपनियां हैं। तुम किसी भी समय अंदर जा सकते हो। बस इतना है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना समय बर्बाद करने की जरूरत है। तुम्हारा चिकित्सा कौशल सूर्यकांत से बेहतर है। तुम्हें दवा का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि तुम सीधे एक क्लिनिक खोलो। यह न केवल तुम्हें एक उचित करियर देगा, बल्कि तुम्हें अपनी शक्तियों को खेलने, चिकित्सा अनुभव जमा करने और भारी मात्रा में पैसा कमाने की भी अनुमति देगा। एक तीर से 4 शिकार। वीर पहले तो चौंक गया, फिर उसने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। हां, मैं एक क्लिनिक खोल सकता हूं। यह भी एक उचित नौकरी है। लेकिन नहीं, प्रिया को मेरा चिकित्सा अभ्यास पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला तो वह दुखी होगी। वीर ने बड़बड़ाया, और मेरे पास एक चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, सोनिया ने वीर के माथे पर थपथपाया और नाखुशी से कहा, तुम्हारे कौशल और कनेक्शन के साथ एक मेडिकल लाइसेंस प्राप्त करना आसान है। जहां तक प्रिया की बात है, कृपया अपने जीवन के बारे में अपने निर्णय खुद लो। तुम उसकी परवाह क्यों करते हो? अगर तुम उसकी इतनी ज्यादा सुनते हो, तो अगर वह तुम्हें मरना चाहती है तो क्या तुम मर जाओगे? मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं इस मामले की प्रभारी हूं। मेरा काम एक क्लिनिक खोलना है। मैं तुम्हें मेडिकल लाइसेंस और क्लिनिक के साथ मदद करूंगी। सोनिया ने निर्णायक रूप से वीर के लिए निर्णय लिया। अगर प्रिया इस पर तुमसे टूट जाती है तो बस उसे तलाक दे दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं तुम्हें पाल लूंगी। इसके साथ उसने ब्रेक मारे और समुद्र बैंक के सामने रुक गई। हम बैंक में हैं, बाहर निकलो। वीर को पीछे छोड़ने के बाद वह एक कठोर चेहरे के साथ चली गई। वीर लाचारी से सोनिया की पीठ को देखते हुए मुस्कुराया। पहली बार उसने एक महिला की दबंग चिंता महसूस की और इससे उसका दिल गर्म हो गया। दुर्भाग्य से वह प्रिया से प्यार करता था। फिर उसने अपनी नजर हटाई और अपनी जेब से चेक निकाला। अब उसके पास कुल 16 करोड़ रुपए के 3 चेक थे। वीर को उन्हें ले जाने में असुरक्षित महसूस हुआ। डर था कि वे धुल जाएंगे। उसने उन्हें भुनाने, अपने कर्ज चुकाने, अपनी मां के लिए एक घर खरीदने, कुछ नकदी को बैकअप के रूप में रखने और फिर शेष धन का उपयोग एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई। इन विचारों के साथ वीर बैंक में चला गया और एक लॉबी क्लर्क से पूछा, नमस्ते, मैं एक चेक कहां भुना सकता हूं? ओह, क्या यह वीर नहीं है? उसी समय एक सुगंधित हवा चली और एक लंबी सुंदर महिला वीर के सामने आई। यह प्रिया की चचेरी बहन थी, कल रात के वीडियो वाली महिला स्नेहा। बैंक में चेक भुनाना इतना प्रभावशाली है, लेकिन तुम, एक पालतू लड़के ने कभी एक चेक देखा है? स्नेहा का सुंदर चेहरा व्यंग्य से चमक उठा जब उसने सबके सामने वीर की असली पहचान को बेबाकी से उजागर किया। वह प्रिया को अपनी भाभी मानती थी और वह वीर, एक बेकार व्यक्ति, के प्रति घृणा से भरी हुई थी, यह विश्वास करते हुए कि उसने उसकी मासूमियत को कलंकित किया था और उसका जीवन बर्बाद कर दिया था। स्नेहा की आवाज इतनी ऊंची थी कि उसने तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित किया। यह जानने पर कि वीर एक घर जमाई था, उन्होंने तुरंत उंगलियां उठानी शुरू कर दी। मिस स्नेहा, कृपया अपने शब्दों से सावधान रहें, वीर ने उदासीनता से कहा। मैं एक बैंक ग्राहक हूं। मैं यहां एक चेक भुनाने आया हूं, न कि तुम्हारे द्वारा अपमानित होने के लिए। तुम एक पालतू लड़के हो और तुम भी एक ग्राहक हो। स्नेहा ने अपने हाथ जोड़े और उसे तिरस्कार से देखा। चेक वह जेब खर्च है जो प्रिया ने तुम्हें दिया है ना? तुम सच में शर्मनाक हो।
यह काफी नहीं है कि मेहरा परिवार तुम्हें भोजन और आश्रय प्रदान करता है और तुम प्रिया की मेहनत की कमाई को भी बर्बाद करते हो? क्या तुम अभी भी एक आदमी नहीं हो? उसका सुंदर चेहरा घृणा से भरा हुआ था। उसे लगा कि वीर एक भिखारी से भी बदतर है। बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों ने भी अपना सिर हिलाया। वीर ने जो किया वह वास्तव में एक इंसान होने ही निचली रेखा को पार कर गया। हो गया तुम्हारा? वीर की आंखें ठंडी हो गईं। रास्ते से हटो और मुझे चेक भुनाने से मत रोको। अगर दूसरा व्यक्ति एक महिला नहीं होती तो वीर ने उसे थप्पड़ मार दिया होता। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द प्रिया को छोड़ दो। वह कोई ऐसी महिला नहीं है जिसके साथ तुम शामिल हो सकते हो, स्नेहा ने घमंड से कहा। इसके अलावा मेरा भाई जल्द ही वापस आ जाएगा। अगर वह तुम्हें प्रिया के साथ अस्पष्ट होते हुए देखेगा तो तुम्हारी जान जाने का खतरा होगा। वीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और एक खिड़की पर चेक दिया। नमस्ते, मुझे चेक भुनाने में मदद कीजिए। पट! स्नेहा ने उसे छीन लिया। मैं लॉबी मैनेजर हूं, पहले मुझे तुम्हारा चेक देखने दो। 1 करोड़? स्नेहा ने उसे लिया और राशि को देखा और चौंक गई। प्रिया ने तुम्हें इतना पैसा दिया? असंभव, असंभव, वह तुम्हें इतना पैसा नहीं देगी। यह चेक नकली है। स्नेहा जानती थी कि प्रिया हर महीने वीर को जेब खर्च देती थी, लेकिन वह हमेशा 10,000 रुपए ही होता था। 1 करोड़ का तो सवाल ही नहीं उठता और प्रिया इतना पैसा जुटा भी नहीं सकती थी। तो स्नेहा की पहली वृत्ति यही थी कि चेक नकली है, लेकिन उसने नीचे नजर डाली और देखा कि मुहरें सब जगह थीं, बिना किसी बदलाव के, और बड़े अक्षरों में लिखी राशि भी संगत थी। हस्ताक्षर हालांकि अस्पष्ट थे, लेकिन एक ही बार में लिखे गए थे। उसकी पेशेवर वृत्ति ने उसे बताया कि चेक असली था। जब सबने सुना कि चेक नकली है तो वे सब देखने लगे और फुसफुसाने लगे। वीर ने शांति से कहा, यह चेक असली है। तुम्हें यह चेक कहां से मिला? स्नेहा ने चेक को अपनी जेब में डाल लिया, वीर को भयंकरता से घूरते हुए। क्या तुमने मेहरा परिवार से चोरी की है? मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं, सच का जवाब दो, वरना मैं प्रिया को फोन करूंगी और पुलिस को बुलाऊंगी। भले ही चेक असली हो, यह वीर का नहीं हो सकता था। कई लोग आसपास जमा हो गए और जब उन्होंने सुना कि एक घर जमाई 1 करोड़ रुपए का चेक ले जा रहा है तो वे सब आहें भरने लगे और वीर का उसकी बेईमानी के लिए मजाक उड़ाने लगे। कौन सा परिवार एक दामाद को इतना पैसा देगा? कई महिला कर्मचारियों ने तिरस्कार से अपने होंठ उठाए। आदमी के सहारे जीना और पैसे चुराना, उसका चरित्र कितना नीचा है। वीर की आवाज गिर गई। यह मेरा चेक है। तुम्हारा चेक? स्नेहा ने हंसकर कहा। तुम जैसा कोई जो समर्थन के लिए प्रिया पर निर्भर है, उसके पास 1 करोड़ का चेक कैसे हो सकता है? तुमने जरूर मेहरा परिवार का चेक चुराया होगा। मैं तुम्हें बता रही हूं, तुमने एक अपराध किया है। फिर उसने अपना फोन उठाया और प्रिया को फोन किया। प्रिया, जल्दी से बैंक आओ, कुछ गड़बड़ है। तुम अनुचित हो रही हो। वीर भड़क उठा। मैं तुम्हारे अध्यक्ष से मिलना चाहता हूं। तुम जब चाहो अध्यक्ष से नहीं मिल सकते। स्नेहा उत्साहित हो गई। रुको, जब तक प्रिया आती है और पता चलता है कि तुमने मेहरा परिवार का चेक चुराया है, मैं देखूंगी कि तुम इसे कैसे समझाते हो। अगर वे तलाक लेते तो प्रिया निश्चित रूप से वीर को तलाक दे देती। अगर वीर और प्रिया तलाक लेते तो उसका भाई उससे सीधे शादी कर सकता था। स्नेहा, क्या हो रहा है? जल्द ही एक लाल BMW आई, दरवाजा खुला और प्रिया बैंक में दौड़कर आई। वीर को देखकर वह थोड़ी चौंक गई। वीर, तुम यहां क्यों हो? इस समय स्टाफ पैसेज से कई लोग आए और एक अधेड़ आदमी ने भौहें सिकोड़ी और चिल्लाया, क्या हो रहा है? स्नेहा ने जल्दी से समझाया, मिस्टर बजाज, किसी ने चोरी के चेक का इस्तेमाल करके एक्सचेंज किया। मिस्टर बजाज ने भौहें सिकोड़ी। किसी ने चेक चुराए? ये इस कमीने ने मेहरा परिवार के चेक चुराए और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। स्नेहा ने वीर की ओर इशारा किया और चिल्लाई, उसने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने मालिक को ढूंढ लिया। फिर उसने प्रिया से बात की। प्रिया, तुम्हें पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहिए, फिर तुम तलाक ले सकती हो। प्रिया भी भ्रमित थी। चेक? हां, यह यहां है और अभी भी 1 करोड़ है। स्नेहा ने चेक निकाला। वह मेहरा परिवार को खाली करना चाहता है। वह कितना एहसान फरामोश है। प्रिया ने उसे लिया और सन्न रह गई। यह मेहरा परिवार का चेक नहीं है।
मेहरा परिवार का नहीं? स्नेहा हैरान थी और फिर वीर को घूरने लगी। तो उसने जरूर इसे कहीं और से चुराया होगा या सड़क पर उठाया होगा। कितना लालची आदमी है, उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। और एक बेवकूफ आदमी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उठाए हुए चेक को एक्सचेंज कर सकते हो? प्रिया ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वीर, क्या हो रहा है? यह सही है, यह चेक मेहरा परिवार का नहीं है। न ही इसे चुराया गया है, न ही इसे उठाया गया है। वीर ने शांति से प्रिया की नजरों का सामना किया। यह एक कैश चेक है जो मुझे गजेंद्र खन्ना ने दिया है। मैंने उसका एक एहसान किया और उसने मुझे इनाम के तौर पर 1 करोड़ दिए। तुम जैसा बेकार क्या मदद कर सकता है? स्नेहा ने हंसकर कहा। किसके दिमाग में पानी भरा है जो तुम्हें 1 करोड़ देगा? गजेंद्र? गजेंद्र क्या? गजेंद्र खन्ना? स्नेहा का सुंदर चेहरा बीच में ही बदल गया। चेयरमैन खन्ना? इस समय मिस्टर बजाज ने चेक लिया और एक नजर डाली। यह चेयरमैन खन्ना का चेक है। मैं उनके हस्ताक्षर एक नजर में पहचान सकता हूं। प्रिया ने भी एक शांत भाव के साथ गवाही दी। वीर और चेयरमैन खन्ना की दोस्ती है। तुम बहुत बहादुर हो। स्नेहा चौंक गई। तुमने मिस्टर खन्ना का चेक भी चुराने की हिम्मत की? मैंने कहा, यह वह इनाम है जो गजेंद्र ने मुझे दिया है। वीर बहुत शांत था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम फोन करके पूछ सकती हो। मिस्टर बजाज एक पल के लिए हिचकिचाए और अंत में फोन उठाकर डायल किया। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने एक शर्मिंदा भाव के साथ फोन रख दिया। मिस्टर वीर, मुझे माफ करना, यह एक गलतफहमी थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर वीर। मिस्टर बजाज ने चेक की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हुए एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। क्या? स्नेहा चौंक गई। क्या सच में मिस्टर खन्ना ने उसे 1 करोड़ दिए? यह कैसे संभव है? क्यों नहीं? मिस्टर बजाज ने कठोरता से भौंका। मिस्टर वीर एक सुंदर आदमी हैं, महान प्रतिभा के व्यक्ति हैं और मिस्टर खन्ना के करीबी दोस्त हैं। 1 करोड़ का इनाम सामान्य है, यह बिल्कुल असंभव है, स्नेहा ने कहा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह एक घर जमाई, मेहरा परिवार द्वारा समर्थित अध्यक्ष खन्ना का दोस्त कैसे हो सकता है? वह गलत है, वह जरूर गलत है। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। मिस्टर बजाज, अध्यक्ष खन्ना से फिर से पूछिए, वह जरूर गलत समझे होंगे। प्रिया आगे बढ़ी और कड़वाहट से मुस्कुराई। स्नेहा, वीर का अध्यक्ष खन्ना के साथ एक रिश्ता है? उसी समय उसने वीर को घूरा। उसने उससे वादा किया था कि वह गजेंद्र का चेक नहीं भुनाएगा और अब वह फिर से बैंक में था। वह वापस जाने पर निश्चित रूप से वीर से निपटेगी। चलो भी प्रिया, उसका पक्ष लेना बंद करो। मुझे वीर के बारे में कुछ भी नहीं पता। स्नेहा ने प्रिया को टोक दिया और फिर से मिस्टर बजाज की ओर मुड़ी, यह कहते हुए, अध्यक्ष, फिर से पूछिए। स्नेहा की निश्चितता और वीर के सस्ते कपड़े देखकर मिस्टर बजाज हिचकिचाए और गजेंद्र को फिर से फोन किया। जल्द ही उसका चेहरा बदसूरत हो गया। इसमें कोई शक नहीं था कि उसे डांटा गया था। फोन काटने के बाद मिस्टर बजाज ने स्नेहा पर चिल्लाया, मैनेजर झा, मैं तुम्हें तुरंत मिस्टर वीर से माफी मांगने का आदेश देता हूं। स्नेहा थोड़ी चकित थी। हां, क्या यह सच हो सकता है? मिस्टर बजाज ने चिल्लाया, क्या तुमने सुना? माफी मांगो। स्नेहा का सुंदर चेहरा ड्रास्टिक रूप से बदल गया। उसकी आंखों में वीर एक कायर था और ऐसे आदमी से माफी मांगना असहनीय था। लेकिन जब उसने मिस्टर बजाज की तीखी नजर देखी तो वह केवल फुसफुसा सकी। मुझे माफ करना। वीर मुस्कुराया। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे बदनाम किया और यहां तक कि प्रिया को भी यहां बुलाया। क्या तुम माफी मांगने में इतनी अनिच्छुक हो? स्नेहा ने एक भौं उठाई। वीर, बस करो, इसे और मत बढ़ाओ। प्रिया ने फुसफुसाया। वीर, यह एक गलतफहमी है। चलो इसे भूल जाते हैं। अगर तुम अपनी गलती नहीं मानोगी तो उसे निकाल दो। वीर ने मिस्टर बजाज को देखा। ऐसे कर्मचारी को रखने से तुम्हें केवल परेशानी होगी। तुम बहुत घमंडी हो। स्नेहा ने अपने होंठ सिकोड़े। मुझे निकालो, तुम खुद को क्या समझते हो? प्रिया ने वीर पर अपनी आंखें घुमाई। गजेंद्र शायद वीर को उसकी मदद के लिए 1 करोड़ दे सकता है, लेकिन वह शायद बैंक पर दबाव डालने की उसकी सलाह का पालन नहीं करेगा। मिस्टर बजाज और भी ज्यादा संदिग्ध थे। गजेंद्र संभवतः सिर्फ वीर की वजह से उनके सहयोग को समाप्त कैसे कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात,
समुद्र ग्रुप का 90% धन सूर्या बैंक में जमा था। केवल एक छोटा सा हिस्सा समुद्र बैंक में रखा गया था। वह गजेंद्र को थोड़ा मान दे सकता था, लेकिन इतना नहीं कि वह उसे एक मैनेजर को निकालने के लिए मजबूर करे। इसके अलावा स्नेहा एक अमीर परिवार से आई थी और उसके परिवार का समुद्र बैंक के साथ वित्तीय लेन देन गजेंद्र का प्रतिद्वंद्वी था। तो उसने कंधे उचकाए और वीर पर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर वीर, कृपया रुक जाइए। मैं आपका अनुरोध पूरा नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम मिस्टर खन्ना को जानते हो? स्नेहा के शब्द और भी ज्यादा घमंडी हो गए। वीर, तुम बहुत भोले हो और मैं तुम्हें बता रही हूं, मेरा भाई कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और मैं उससे तुमसे निपटने के लिए कहूंगी। वह अचानक क्रूर और खतरनाक हो गई। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कोई ऐसी व्यक्ति हूं जिसके साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। वीर फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मुझे डर है कि तुम भोली हो। वीर, स्नेहा के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मैं गाड़ी चलाने जा रही हूं और हम बाद में एक साथ घर जाएंगे। प्रिया ने वीर को घूरा, फिर मुड़ी और कार चालू की। वह जानती थी कि स्नेहा के कनेक्शन हैं, इसलिए उसे निकालने की वीर की इच्छा पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। वीर ने मिस्टर बजाज को देखा और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि चेयरमैन खन्ना का चेहरा काफी नहीं है। मिस्टर बजाज ने बिना कोई टिप्पणी किए मुस्कुराया। यह वास्तव में काफी नहीं है। वीर को अध्यक्ष द्वारा थप्पड़ मारे जाते देख कई महिला कर्मचारियों ने या तो अपने होंठ सिकोड़े या एक दूसरे को देखा और हंसी। उनके चेहरे पर तिरस्कार था, जैसे उन्हें लगा कि वीर बहुत ज्यादा आत्मधर्मी है। क्या यह वाला काफी है? वीर ने दूसरा चेक दिया। जीवनदान क्लिनिक 5 करोड़। मिस्टर बजाज का चेहरा बदल गया। अगर यह काफी नहीं है तो एक और जोड़ दो। वीर ने तीसरा चेक दिया। धनलक्ष्मी ग्रुप 10 करोड़। मिस्टर बजाज लगभग गिर गए। उसने अविश्वास से वीर को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वीर न केवल गजेंद्र को जानता था, बल्कि सूर्यकांत और हरगोविंद राय के साथ भी अच्छे दोस्त थे। ये सब बड़े ग्राहक हैं। हर साल अरबों का लेन देन होता है। यह तथ्य कि वीर उनसे भारी मात्रा में धन प्राप्त करने में सक्षम था, यह दर्शाता है कि वीर का उन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। अगले ही पल उसने स्नेहा को जमीन पर थप्पड़ मारा। बाहर निकलो, तुम्हें निकाल दिया गया है। इससे पहले कि स्नेहा कुछ कर पाती, वीर प्रिया की कार में बैठ गया। कुछ किलोमीटर बाद प्रिया ने सड़क किनारे गाड़ी रोक दी। उसे स्नेहा का फोन आया था। एक पल बाद प्रिया सन्न रह गई। उसने फोन काटा और वीर की ओर देखा। तुमने बैंक से स्नेहा को निकलवाने का काम कैसे किया? वह जल्दी निकल गई थी और उसने बाकी के 2 चेक नहीं देखे थे। स्नेहा इतनी घमंडी थी कि उसने हस्ताक्षर पर भी ध्यान नहीं दिया। वीर ने लापरवाही से समझाया। उसका रवैया खराब था और वह पर्याप्त पेशेवर नहीं थी। उसका निकाला जाना सामान्य बात है। प्रिया का सुंदर चेहरा गंभीर हो गया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, सच बताओ। मैं धनलक्ष्मी ग्रुप के हरगोविंद राय को जानता हूं। वीर कड़वाहट से मुस्कुराया। धनलक्ष्मी ग्रुप समुद्र बैंक का एक बड़ा ग्राहक है। हर साल अरबों का लेन देन होता है। मैंने बजाज से कहा कि अगर स्नेहा को नहीं निकाला गया तो मैं धनलक्ष्मी ग्रुप से सारा पैसा निकलवाकर उसके प्रतियोगी सूर्या बैंक में ट्रांसफर करवा दूंगा। उसने ईमानदारी से कहा। बजाज डर गया और आखिर में उसने स्नेहा को निकाल दिया। तुम धनलक्ष्मी ग्रुप के हरगोविंद राय को जानते हो? यह सुनकर प्रिया ने हंसकर कहा, मैंने तो शेर सिंह के साथ भी खाना खाया है। भले ही तुम हरगोविंद राय को जानते हो, क्या वह तुम्हारे लिए समुद्र बैंक से अपना मुंह मोद्दा लेगा? तुम खुद को क्या समझते हो? प्रिया ने एक नजर में वीर की स्थिति को भांप लिया। सच बताओ, क्या तुमने फिर से सोनिया को आगे किया? वीर ने थोड़ा मुंह खोला। समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। काफी देर बाद उसने अंगूठा दिखाया। मेरी पत्नी समझदार है, दफा हो जाओ। प्रिया ने गुस्से में डांटा। तुम सच में बच्चे हो? स्नेहा से मुकाबला करने के लिए तुम फिर से सोनिया को परेशान करते हो। तुम बस करो, उसने ईमानदारी से सलाह दी। चाहे एहसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह तुम्हारी इस तरह की मांगों का सामना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सुधार करूंगा। वीर ने प्रिया की जांघ पर थपथपाया। भविष्य में सोनिया को परेशान न करने की कोशिश करूंगा। उसने उसे रगड़ा और स्टॉकिंग्स बेहद अच्छी महसूस हुई।
प्रिया ने सभी पुराने और नए हिसाब एक साथ निपटाए। और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम गजेंद्र खन्ना का चेक नहीं भुनाओगे। मैं भी उसे भुनाना नहीं चाहता। वीर ने एक कारण दिया, लेकिन मेरे ऊपर जो ऊंचे ब्याज वाले आरण हैं वे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे उन्हें जल्दी चुकाना होगा, वरना मुझे डर है कि वे मेरी मां के पीछे पड़ जाएंगे। प्रिया की आवाज ठंडी थी। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। अगर मुझे तुम्हारी दुविधा का पता नहीं होता तो शायद मैं तुमसे पैसे मांगता, लेकिन अब तुम्हारे पास 5 करोड़ की कमी है। मैं तुमसे फिर से कैसे मांग सकता हूं? वीर ने महिला की चिंताओं को दूर करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा मैंने गजेंद्र की जान बचाई। 1 करोड़ मैं इसे वहन कर सकता हूं। ऊंचे ब्याज वाले आरण चुकाने के बाद तुम बचे हुए पैसे का इस्तेमाल पहले कार्यशील पूंजी के लिए कर सकती हो। उसके बाद वीर ने जल्दी से सभी शेष ऊंचे ब्याज वाले आरण और ऑनलाइन आरण चुका दिए। 5 करोड़ के बारे में सोचते हुए प्रिया का सुंदर चेहरा थोड़ा और दुखी हो गया और उसने वीर को चेक एक्सचेंज करने के लिए डांटना बंद कर दिया। तुम ये पैसा ले लो, मैं अपने मामलों को खुद संभाल लूंगी। अपने कर्ज चुकाने के बाद मैं तुम्हारी मां के लिए एक घर खरीदूंगी और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करूंगी। तुम और गजेंद्र दूरी बनाए रखने की कोशिश करो। वह सच में चाहती थी कि वीर पैसे वापस कर दे, लेकिन वह वीर की कठिनाइयों को भी जानती थी और वह मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे दूसरे सबसे अच्छे के लिए समझौता करना पड़ा। वैसे मैं एक दोस्त को जानती हूं जिसके पास कुछ अतिरिक्त पैसे हैं और वह तुम्हें 5 करोड़ उधार दे सकता है। वीर ने अपनी जेब में बैंक कार्ड को छुआ और ब्याज दर बैंक से कम है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कनेक्ट करने में मदद करूं? तुम्हारा दोस्त 5 करोड़ उधार? प्रिया ने अचानक हंसकर कहा। सोनिया है ना? वीर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, प्रिया ने ताना मारा। इनकार मत करो। उसके अलावा इस समय मुझे इतनी बड़ी रकम उधार देने की हिम्मत कौन करेगा? वीर कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, यह सच में नहीं है। क्या तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? प्रिया ने वीर की कमर को जोर से चुटकी में लिया और फिर वीर के कंधे से एक बाल खींचा। यह बाल 30 सेंटीमीटर का है, शॉल की लंबाई का और बरगंडी रंग का। तुम्हारे ऊपर से एक महंगे परफ्यूम की महक भी आ रही है। मुझे याद है कि सोनिया के बाल ऐसे ही हैं और वह इसी तरह का परफ्यूम इस्तेमाल करती है। तुम आज सोनिया से मिले हो, है ना? उसने आगे कहा। 5 करोड़ और तुम कहते हो कि यह उसका नहीं है? वीर ने उसकी उंगलियों पर लंबे बालों को अविश्वास से देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रिया की आंखें इतनी तेज होंगी कि वह एक बाल और परफ्यूम की गंध का पता लगा सकती है। और चीजें सामने लाने से बचने के लिए उसके पास सिर हिलाकर स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हां, मैं आज पीहू को देखने गया था और वैसे ही उससे पैसे उधार ले लिए। प्रिया, चाहे कोई भी हो, क्या यह काफी नहीं है कि वे मदद कर सकते हैं? उसने महिला को सलाह दी। मुश्किल समय से गुजरने के बाद इस एहसान को चुकाने में बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें बताती हूं। प्रिया ने अपने बाल फेंके। मैं, प्रिया, गरीबी, थकावट और दिवालियापन से मर जाऊंगी, लेकिन सोनिया से एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। जब उसने बोलना खत्म किया तो उसने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और आगे बढ़ गई। इस महिला को सोनिया के बारे में इतनी बड़ी राय क्यों है? वीर ने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में अपना सिर हिलाया और बैंक कार्ड वापस अपनी जेब में रख लिया। डिंग! इस समय वीर का मोबाइल फोन कंपन करने लगा। उसने उस पर एक नजर डाली और पाया कि यह गजेंद्र खन्ना का फोन था। उसने अपने ईयरफोन लगाए और कॉल का जवाब दिया। गजेंद्र की आवाज जल्द ही गूंजी। वीर भाई, कुछ गड़बड़ है। वीर ने शांति से कहा। क्या बात है? गजेंद्र ने सीधे विजय सिंह को डांटा। वह कमीना विजय सिंह है, वह बहुत लापरवाह है। उस रात समुद्र ग्रुप छोड़ने के बाद उसने रोशनी और विक्रम को हिरासत में ले लिया और फिर वह परीक्षण के लिए अस्पताल गया। यह पुष्टि करने के बाद कि वह बांझ था, उसने उन दोनों को मारने की योजना बनाई और उसने कल अपनी शादी की सालगिरह को चुना। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस जगह रोशनी और विक्रम को बंदी बनाकर रखा गया था, उसे आज नष्ट कर दिया गया। रोशनी और विक्रम भी लापता हैं। उसने एक गंभीर स्वर के साथ कहा। मुझे चिंता है कि वह तुम्हारे पीछे आएगी।
वीर का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। बेकार। उसके बगल में खड़ी प्रिया चौंक गई, हैरान थी कि वीर किसी को बेकार कहेगा। आखिरकार हमेशा दूसरे उसे ऐसा कहते थे। वो जैसे ही लाल BMW सर्विस रोड में प्रवेश करने वाली थी, एक काली व्यावसायिक गाड़ी उनकी ओर दहाड़ती हुई आई। काले टायर सड़क पर रगड़ रहे थे, एक सिजलिंग आवाज कर रहे थे और एक जलती हुई गंध छोड़ रहे थे। यह घटना अचानक हुई और प्रिया समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। सावधान! वीर ने चिल्लाया, अपना फोन गिरा दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से स्टीयरिंग व्हील घुमाया, कार के सामने के हिस्से को अपनी पूरी ताकत से घुमाया ताकि टक्कर से बचा जा सके। लगभग जैसे ही उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाना खत्म किया, उसने एक धमाका सुना और लाल BMW को व्यावसायिक वाहन ने टक्कर मार दी। कार का दाहिना अगला हिस्सा व्यावसायिक वाहन द्वारा धंसा दिया गया था और दाहिना रियर व्यू मिरर सीधे अलग हो गया और 10 मीटर से ज्यादा दूर गिर गया। प्रिया का शरीर भी हिंसक रूप से हिल गया था और स्टीयरिंग व्हील पर एक छोटा सा टक्कर लगा था। धड़ाम! वीर ने अपना बायां हाथ उठाया और प्रिया के सिर के पिछले हिस्से पर एक चाकू से मारा, जिससे वह अस्थायी रूप से बेहोश हो गई। फिर वीर कार की चाबियों के साथ कार से बाहर निकला और BMW को तुरंत बंद कर दिया। धड़ाम! लगभग उसी समय व्यावसायिक कार का दरवाजा खुला और एक आदमी और एक महिला बाहर निकले। आदमी 1.9 मीटर लंबा मांसल एक लोहे के टॉवर की तरह था, जिसके हाथ में एक खंजर था। महिला ने एक छोटी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिससे उसकी मजबूत लंबी टांगें दिखाई दे रही थीं और उसकी हल्की कांस्य त्वचा से पता चलता था कि वह भी एक मार्शल आर्टिस्ट थी। उन दोनों पर एक भालू चित्रित था। लोहे के टॉवर वाले आदमी ने वीर को देखा और हंसा। वीर? शॉर्ट्स वाली महिला ने घमंड से वीर पर एक नजर डाली, कमोबेश तिरस्कार प्रकट करते हुए। वीर ने शांति से कहा, तुम कौन हो? अच्छा। लोहे के टॉवर वाले आदमी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। नाम जांच लो ताकि हम गलत व्यक्ति को न मार दें। वीर मुस्कुराया, तुम मुझे मारना चाहते हो? मेरा नाम अजय है और यह मेरी गोद ली हुई बहन ज्योति है। रोशनी मेरी औरत है और विक्रम मेरा बेटा है। लोहे के टॉवर वाले आदमी ने गर्म सांस ली। तुमने हमारी योजनाएं बर्बाद कर दी हैं, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। अजय, ज्योति, 4 कबीले के खलनायक। वीर की नसें इस उल्लेख पर तन गईं। ये 10 लाख रुपए के इनाम वाले वांछित अपराधी थे। वे लगातार भाग रहे थे, देश और विदेश में अपराध कर रहे थे। सबसे जघन्य था शोणपुर के सबसे अमीर आदमी के पूरे परिवार का क्रूर नरसंहार। कई महिलाओं को 3 दिन और 3 रातों तक क्रूरता से प्रताड़ित किया गया। वीर को कोई पता नहीं था कि वे रोशनी से संबंधित थे और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उनसे मिलेगा। हत्या अवैध है। मुझे रोशनी के मामले के बारे में खेद है। क्या इसे हल करने का कोई और तरीका है? वीर निराशाजनक शांति बनाए रखना चाहता था, अपने और अपने परिवार के लिए और परेशानी से बचने के लिए। मुझे माफ करना, रोशनी और विक्रम बस चाहते हैं कि तुम मर जाओ। जहां तक हत्या की बात है, हमारे हाथों पर दर्जनों जाने हैं, इसलिए हमें एक और की परवाह नहीं है। अजय ने एक क्रूर मुस्कान दी। चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी सास, उसके परिवार और विजय सिंह को तुम्हारे साथ नीचे भेज दूंगा। बेशक तुम्हारी औरत बाद में मरेगी, क्योंकि विक्रम उसमें बहुत दिलचस्पी रखता है। वीर की हिचकिचाती आंखें अचानक ठंडी हो गईं। वह जानलेवा था। अजय ने आदेश दिया, ज्योति, उसे मार डालो और जल्दी करो। ज्योति ने अपने मुंह में एक सुपारी फेंकी और तिरस्कार की नजर से वीर की ओर झुकी। गलत मत समझो, कमजोरी मूल पाप है। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते तो लड़ो। उसने वीर पर पंजा मारा, उसे कुचलने की कोशिश कर रही थी। वीर ने कुछ नहीं कहा और सीधे ज्योति की ओर दौड़ा। उसके करीब जाओ। मौत की तलाश में। ज्योति की भौहें तन गईं। वीर ने उस पर पहले हमला करने की हिम्मत की थी। यह अपमानजनक था। उसने एक घूंसा मारा। वह वीर की हड्डियां तोड़ना चाहती थी। अच्छा नहीं। जैसे ही उसकी मुट्ठी वीर के शरीर से संपर्क में आई, ज्योति ने एक विनाशकारी आभा मंडल महसूस किया। उसके सभी बचाव ढह गए और उसकी मुट्ठी एक दरार के साथ टूट गई। धड़ाम! अगले ही पल ज्योति सिर के बल वैन से टकराई। धड़ाम! कार का शरीर तुरंत ढह गया।
खिड़कियां टुकड़ों में बिखर गईं। एक भयानक दृश्य। जैसे ही अजय अविश्वास में घूर रहा था, ज्योति जमीन पर गिर पड़ी, खून से लथपथ और चोटिल। दृश्य ने अजय को हाँफने पर मजबूर कर दिया और वीर गहरा चौंक गया। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वीर की आकस्मिक टक्कर इतनी विनाशकारी हो सकती है। लड़के, तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाई है। क्या तुमने परिणामों पर विचार किया है? अजय दहाड़ा, अपना खंजर उठाते हुए। वह केवल आधा ही बोल पाया था कि उसने एक खटका सुना। उसकी गर्दन अचानक 180 डिग्री घूम गई और आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी वीर का भावहीन चेहरा। तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। वीर ने अपनी पकड़ छोड़ी और अजय ढह गया। उसका चेहरा सदमे, नाराजगी और अविश्वास से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक चाल चलने से पहले ही मारा जाएगा। यह देखकर ज्योति ने खून की एक उल्टी की और बेहोश हो गई। वीर ने अपना सेल फोन निकाला। विजय सिंह, फर्श साफ करो। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।